हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू हिंदी वार्ता साहित्य चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम करने वाले हैं मुर्धैया, जिसको हम पूरी डिटेल के साथ देखने वाले हैं। सबसे पहले हम भूमिका से देखेंगे, ठीक है। तो भूमिका से आपको पता है कि प्रश्न जो है वो बिल्कुल बनते हैं। तो चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं मुर्धैया की भूमिका। मुर्धैया की बात करें, 1 मिनट में पेन भी ले लूँ साथ में ही। मुर्धैया हमारे गाँव धर्मपुर, अभी वाले एग्ज़ाम में जो है वो आपके पूछा गया है धर्मपुर, ठीक है। धर्मपुर आजमगढ़ की बहुउद्देशीय कर्मस्थली थी। चरवाही से लेके हरवाही तक सारे रास्ते वहीं से गुजरते हैं। इतना ही नहीं, स्कूल हो या दुकान, बाजार हो या मंदिर, यहाँ तक कि मजदूरी के लिए भी कलकत्ता वाली रेलगाड़ी पकड़नी हो तो भी मुर्धैया से होकर ही गुजरना पड़ता था। तो कहाँ का जिक्र किया गया है, 1 मिनट में इसको थोड़ा सा जूम कर दूँ और थोड़ा सा, हाँ जी चलिए। तो यहाँ पे बोला है कि मुर्धैया हमारे गांव धर्मपुर और आजमगढ़ की जो है वो बहुउद्देशीय कर्मस्थली है। मतलब ये बोल रहे हैं कि कोई भी काम हो, चाहे चरवाहा हो, हरवाही का हो, स्कूल जाना हो, मंदिर जाना हो, बाज़ार जाना हो, यहाँ तक कि गाड़ी पकड़ने के लिए अगर मजदूरी के लिए कलकत्ता वाली रेलगाड़ी भी पकड़नी पड़े तो कहाँ की रेलगाड़ी पकड़ने का जिक्र किया गया है, कलकत्ता वाली गाड़ी पकड़ने का जिक्र किया गया है। तब भी बोला आपको मुर्धैया से होकर ही गुजरना पड़ता था। हमारे गांव की जियोपॉलिटिक्स यानी कि भू राजनीतिक, 1 मिनट में पेन ले ही लूँ, ठीक है। भू राजनीति में दलितों के लिए मुर्धैया एक सम्मारक केंद्र जैसी है। मुर्धैया को क्या बोला है, सम्मारक केंद्र बोला गया है। जीवन से लेकर मरण तक की सारी गतिविधियां मुर्धैया समेट लेती है। सबसे रोचक तथ्य ये है कि मुर्धैया मानव और पशु में कोई अंतर जो है वो नहीं रखती है। वे दोनों की मुक्तिदाता थी। विशेष रूप से मरे हुए पशुओं के मांसपिंड पर जूझते सैकड़ों गिद्धों के साथ कुत्ते और सियार, याद रखिएगा, ठीक है। पशुओं के मांसपिंड पर जूझते सैकड़ों गिद्धों के साथ कुत्ते और सियार मुर्धैया को एक कलास्थली के रूप में बदल देते हैं। रात के समय इन्हीं सियारों की हुआ हुआ वाली आवाज़, तो यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे कुत्ते और सियार बोला है, ठीक है। रात को बोला इन्हीं सियारों की हुआ हुआ वाली आवाज़ उनकी निर्जनता को भंग कर देती थी। हमारी दलित बस्ती के अनगिनत दलित हजारों दुख दर्द अपने अंदर लिए मुर्धैया में दफन हो गए थे। मुर्धैया क्या है, शमशान घाट का नाम है मुर्धैया, ठीक है। यदि उनमें से किसी की भी आत्मकथा लिखी जाती तो उसका शीर्षक मुर्धैया ही होता। मुर्धैया सही मायने में हमारी दलित बस्ती की ज़िंदगी थी। इस ज़िंदगी को मुर्धैया से खोद खोद कर बाहर लाने का जो श्रेय था वो किसने दिया था इनको, तद्भव के संपादक अखिलेश से कोई जाता है, ठीक है ना। तुलसीराम जी कहते हैं कि मुझे मुर्धैया लिखने की जो प्रेरणा मिली है वो तद्भव के संपादक अखिलेश से मिली है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये आपका पॉइंट है, ठीक है। वे हमारे सामने कलम के बदले फावड़ा लिए तैयार मिलते थे। सही अर्थों में मैंने उनके ही फावड़े से खोदकर मुर्धैया से अपनी ज़िंदगी को बाहर निकाला है। जमाना चाहे जो भी हो, मेरे जैसा कोई अदना जब भी पैदा होता है वे अपने इर्द गिर्द घूमते लोक जीवन का हिस्सा बन ही जाता है। यही कारण है कि लोक जीवन हमेशा मेरा पीछा करता रहा। परिणाम स्वरूप मेरे घर से भागने के बाद जब मुर्धैया का प्रथम खंड समाप्त हो जाता है, ठीक है, तो गांव के हर किसी के मुख से निकले पहले शब्द से तुकबंदी बनाकर गाने वाले, अब याद क्या रखना है आपको, बोला जब मुर्धैया का प्रथम खंड समाप्त हो जाता है तो गांव के हर किसी के मुख से निकले पहले शब्द क्या थे, पहले शब्द की तुकबंदी बनाकर लोग गाने वाले जोगी बाबा, लक्कड़ ध्वनि पर नृत्य कला बिखेरती नटनिया, गिद्ध प्रेमी पग्गल बाबा तथा सिंधी बजाता बकिया डोम आदि जैसे जिंदा लोक पात्र हमेशा के लिए गायब होकर मुझे बड़ा दुख पहुंचाते, ठीक है। इसको देख लीजिएगा एक बार, मैं इसको ऐसे एक बार फिर से मैं इसको सर्कल कर देती हूँ, ठीक है। कि बोला मुर्धैया जब प्रथम खंड समाप्त हो जाता है तो उसके बाद किसी के मुख से, मतलब गांव के हर किसी के मुख से निकले पहले शब्द से तुकबंदी बनाकर गाने वाले, चाहे जोगी बाबा हो, चाहे लक्कड़ ध्वनि पर नृत्य कला बिखेरती नटनिया हो, चाहे गिद्ध प्रेमी पग्गल बाबा, गिद्ध प्रेमी किसे बोला है, पग्गल बाबा तथा सिंघा बजाता बकिया डोम आदि जैसे जिंदा लोग पात्र हमेशा के लिए गायब होकर मुझे बड़ा दुख पहुंचाते थे। सबसे ज़्यादा दुखित करने वाली बात दिल्ली में रह रहे मेरे गांव के कुछ प्रवासी थे। दिल्ली
का जिक्र, कलकत्ता का जिक्र, आजमगढ़ का जिक्र, धर्मपुर का जिक्र अभी तक हम ये पढ़ चुके हैं भूमिका में। चलिए आगे देखते हैं। बोला मजदूरों से मालूम हुई थी, थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा ब्लर है, आप सुन लीजिएगा, ठीक है। 50-60 पहले की जिस मुर्दैया का वर्णन मैंने किया है वह पूर्ण रूप से उजड़ चुकी है। सारे जंगल कटकर खेत में बदल चुके हैं, जिसके चलते गिद्धों जैसे अनगिनत दुर्लभ पक्षियों तथा शाही सियारों और खरगोशों जैसे पशुओं का विलोप हो चुका है। ये कहते हैं कि मतलब ये तुलसीराम अपने बचपन की बात बताते हैं कि पहले मुर्दैया कैसी थी। मुर्दैया यानी कि शमशान घाट कैसा था, बहुत डरावना था, सब काम वहीं से होकर करने पड़ते थे। अब बोला कितने वर्षों के बाद का अंतराल बताया है, तो बोला है 50-60 साल, ठीक है। 50-60 पहले जिस मुर्दैया का वर्णन मैंने किया था वे पूर्ण रूप से अब खत्म हो चुकी है। अब वो मुर्दैया नहीं रही है। सारे जंगल तो कट चुके हैं, खेत में भी बदल चुके हैं, जिसके चलते गिद्धों जैसे अनगिनत दुर्लभ पक्षियों तथा शाही सियारों और खरगोशों जैसे पशुओं का विलोप जो है वो हो चुका है, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिएगा, गिद्ध की बात की गई है, शाही, सियार, खरगोश, ठीक है। इन पशुओं का जिक्र जो है वो किया गया है, शाही, सियार और खरगोशों का, ठीक है। बचपन में दुखित होने का मतलब होता था आंखों में आंसू आ जाना। ऐसे अवसरों पर मेरी दादी आंख धो लेने को कहती थी, किंतु आज का अनुभव बताता है कि चंद पानी के छींटों से दुख की निशानी मिट जाती है। प्रवासी मजदूरों से पता चलता है कि मुर्दैया से होकर जाने वाली एक सरकारी सड़क ने हमारे गांव को 3 जिलों से जोड़ दिया है। अब 3 जिले आपको याद रखने हैं, आजमगढ़, गाजीपुर तथा बनारस से जोड़ दिया है, ठीक है। ये मुर्दैया से होकर जाने वाली एक सरकारी सड़क किन 3 जिलों से जुड़ी हुई है, आजमगढ़, गाजीपुर तथा बनारस से जोड़ दिया है। उस पर टेम्पो भी चलने लगे हैं। जिस तरह हमारे गाँव में बड़ी संख्या से मजदूरों का पलायन बड़े शहरों में हो गया है, संभवतः अब मुर्दैया से सड़क निकल जाने के कारण वहाँ के भूत पिशाचों का भी चयन जो है पलायन जो है वो सही हो गया होगा। जाहिर है अब पहले जैसी उनकी पूजा नहीं होती। बढ़ते हुए शहरीकरण ने हर एक के जीवन को प्रभावित किया है। भूत भी इससे अछूते नहीं रहे हैं। आने वाले मुर्दैया के दूसरे खंड में घर से भागने के बाद बोला मुर्दैया के दूसरे खंड में घर से भागने के बाद कलकत्ता, बनारस, ठीक है, तथा दिल्ली होते इंग्लैंड और सोवियत संघ रसिया तक की जीवन यात्रा का लेखा जोखा होगा। मूलतः ये यात्रा मार्क्सवाद से बौद्ध दर्शन की है, ठीक है। तो मार्क्सवाद और बौद्ध दर्शन की है। राज, अब देखिएगा एक चीज़ और, ठीक है, कि राजकमल प्रकाशन के निर्देशक अशोक महेश्वरी इस बात के लिए धन्यवाद के पात्र हैं। तो इसका निर्देशन कहाँ से हुआ है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, राजकमल के प्रकाशन में। और निर्देशन किसने किया है, अशोक महेश्वरी ने। राजकमल के प्रकाशन में निर्देशन जो है वो अशोक महेश्वरी ने किया है, ठीक है। कि उन्होंने तद्भव में अब प्रकाशित 7 किस्तों में मुर्दैया को जो है वो खंड 1 के रूप में अविलंबित प्रकाशित करने का निर्णय लिया, जबकि आगे का लेखन अभी जारी है, ठीक है। तो हमें पता लगा कि मुर्दैया में कितने खंड है। मुर्दैया में जो है वो आपके 7 किस्तें हैं, यानी कि इसके 7 जो है वो शीर्षक आते हैं, ठीक है। तो उन शीर्षकों को भी देख लेते हैं। ये डॉक्टर तुलसीराम के द्वारा भूमिका में लिखी गई बातें थी, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे। चलिए आगे बात करते हैं मुर्दैया के सारांश की, ठीक है। मुर्दैया की हम भूमिका पहले पढ़ चुके हैं। मुर्दैया की बात करें तो मुर्दैया तुलसीराम की आत्मकथा है। विधा को ज़रूर याद रखिएगा, ये आत्मकथा है जो कि 2 खंडों में विभक्त है, ठीक है। प्रथम खंड का नाम मुर्दैया है, ठीक है, जिसका प्रकाशन वर्ष 2010 है। और दूसरा जो खंड है उसका नाम मणिकर्णिका है, जो कि 2014 ईस्वी में लिखी गई है, ठीक है। हमारे सिलेबस में मुर्दैया लगा है, जिसको हमें पूरा डिटेल के साथ पढ़ना है, ठीक है। मुर्दैया में डॉक्टर तुलसीराम ने अपने जीवन की कथा को पाठक के सामने रख दिया है, जैसा कि उन्होंने जिया था और महसूस किया था। मुर्दैया आजमगढ़ में स्थित लेखक के गांव के शमशान घाट का नाम है, ठीक है। तो आजमगढ़ ना पूछकर इस बार जो था पेपर में आपका धर्मपुर जो था वो पूछा गया था, ठीक है। तो धर्मपुर जो है ये आपको भूमिका में देखने को मिल गया है, ठीक है। आगे चलते हैं कि गाँव के ये आजमगढ़ में स्थित लेखक के गाँव का शमशान घाट है। शमशान
शमशान घाट का नाम है मुर्धैया। ठीक है, ये दलित जीवन की कर्म स्थली है। मुर्धैया की भूमिका में डॉक्टर तुलसीराम स्पष्ट करते हैं कि मेरे भीतर से मुर्धैया को खोद खोद कर निकालने का काम तद्भव के संपादक जो हैं अखिलेश उन्होंने किया है। यानी कि मुर्धैया लिखने की प्रेरणा तुलसीराम को जो है वो तद्भव के संपादक अखिलेश से मिलती है। चलिए देखते हैं। अर्थात उन्हें मुर्धैया लिखने की प्रेरणा इन्हीं से ही मिली थी। मुर्धैया में लेखक के बचपन से लेकर उनके स्नातक तक की शिक्षा का वर्णन मिलता है। तो ये सेट के एग्जाम में जो था प्रश्न आपका आया हुआ था, है ना, सेम एज इट इज ऐसा ही था ये। ठीक है, अब प्रमुख जो पात्र आए हैं उनको देख लेते हैं। मुख्य पात्र में जूठन आती है, जो कि लेखक के दादाजी, जिन्हें प्रचलित अंधविश्वास के अनुसार किसी भूत ने लाठी से पीट पीट कर मार डाला था। मुसड़िया आती है। ठीक है, मुसड़िया की बात करें, ये 100 वर्ष से भी ज़्यादा जीवित रहने वाली लेखक की दादी हैं। ठीक है, धीरजा है, जो कि लेखक की माताजी, सीधी साधी घरेलू स्त्री हैं। जंगी पांडे है, जो कि अच्छा, इसकी उम्र बिल्कुल याद रखिएगा। जंगी पांडे ये 80 वर्ष के ब्राह्मण हैं, जिन्हें निर्वश और अविवाहित होने के कारण गांव के लोग अपशगुनी कहते थे। ठीक है, यहाँ पे मैंने जंगू की पतोहू भी लिखा है, जो कि लाल पान की बेगम में आपकी आती है। ठीक है, नग्गर आते हैं। लेखक के पिता के तीसरे भाई, स्वभाव से क्रूर, शिव नारायण पंथी धर्म गुरु भी थे। ठीक है, सोमवार आते हैं। लेखक के पिता के सबसे बड़े भाई, 12 गांव के चमारों के ये चौधरी हैं। कौन? सोमवार, है ना। उसके बाद मुनेसर आते हैं, जो कि लेखक के पिता के दूसरे नंबर के भाई हैं और शिव नारायण पंथी धर्म गुरु हैं। कलकत्ते की एक जूट मिल में ये मजदूर का काम करते हैं। मुन्नर आते हैं, लेखक के पिता के चौथे नंबर के भाई हैं। अन्य सभी भाइयों की अपेक्षा सहज और समन्वयवादी व्यक्ति, पूरे संयुक्त परिवार के मुखिया हैं मुन्नर। अम्मिका पांडे आती हैं, साहित्य बताने वाली और पत्रा देखने वाली हैं। मुंशी राम सूरत आते हैं, लेखक प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक। ठीक है, जाति पाति का भेदभाव करने वाले हैं। परशुराम ये हेडमास्टर हैं। सुभागिया है, जिसके नवविवाहित मजदूर पति का कलकत्ते से भेजा गया खत लेखक पढ़ता है। ये एक युवा, सुंदर और विवाहित दलित लड़की है, सुभागिया। सकंठा सिंह आते हैं, जो कि प्राथमिक विद्यालय में लेखक का सबसे करीबी मित्र है। कुंदन आते हैं। ठीक है, लेखक के नग्गर चाचा का बेटा है, जिसे चुड़ैल के सपने आते रहते हैं कुंदन को। किसनी भौजी आती हैं, जो कि 22 वर्ष की स्त्री हैं। याद रखिएगा, आपको प्रश्न जो है वो एक उम्र से संबंधित भी प्रश्न आपको अवश्य बनता है, तो ये आपका इम्पॉर्टेंट भी है। ठीक है, 22 वर्ष की स्त्री है। अपने हृदय विदारक गृहस्थिक और वैवाहिक दुख को जो है वो चिट्ठी के मार्फत कोयली में मजदूरी कर रहे अपने पति तक जो है ये पहुंचाती हैं। ठीक है, तो उसकी सुनी भौजी का जो पति है ये कहाँ पर काम करता है? अरे यार, तो ये कहाँ पर काम करता है? तो ये जो है ये कोयलरी में मजदूरी जो है वो करता है। ठीक है, जैदी चाचा आते हैं, लरखपुर गांव के सामान्य हरवाहे, जिन्हें द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेज अन्य मजदूरों के साथ जबरन उठाकर ले गए थे। पत्तू मिसिर आते हैं, जिसके बगीचे से लेखक मलदैया आम तोड़ते हैं, इम्पॉर्टेंट है। और पत्तू उसे शुद्ध बाबा का भूत समझकर डर जाता है। करपात्री जी आते हैं, राम राज्य परिषद पार्टी के नेता हैं, हिंदू कोड बिल के विरोधी हैं। ठीक है, हीरा लाल है, जो कि लेखक के सहपाठी परंतु अकारण ही लेखक से ईर्ष्या रखने वाले व्यक्ति जो हैं ये यहाँ बताए गए हैं, हीरा लाल। आगे देखते हैं। आगे आपके पात्र आते हैं पारसनाथ पांडे, लेखक को स्वाधीनता के सेनानियों के बारे में पढ़ाने वाले शिक्षक तथा गंभीर हैं। लाल बहादुर सिंह है, एक बड़े जमींदार के आवारा शराबी बेटे हैं। ठीक है, जो हाई स्कूल के छात्र व लेखक के मित्र भी रहे हैं। सुग्रीव सिंह आते हैं, गोरखपुर विश्वविद्यालय से BA पास करके आए हुए शिक्षक, ये हिंदी पढ़ाते हैं। कौन? सुग्रीव सिंह जो है ये क्या पढ़ाते हैं? हिंदी पढ़ाते हैं। ठीक है, लेखक को खूब प्रोत्साहित भी करते हैं और उसके संरक्षक की भूमिका भी यही निभाते हैं। चिंतामणि सिंह, जो एक बड़े जमींदार के पुत्र, लेखक के सहपाठी और घोर हितैषी माने जाते हैं। ठीक है, रूपराम आते हैं, परीक्षा के लिए लेखक जिसके घर पर किराएदार के तौर पर रुकता है। और ये रूपराम जो है लेखक के ऊपर हीरालाल सिंह नामक स्वर्ण छात्र द्वारा किए गए हिंसक व्यवहार का बदला लेने के लिए भी तैयार हो जाता है। तपसी राम है, लेखक से BHU में इनकी भेंट हुई थी, बाद में लेखक के मित्र बन जाते हैं और LLB के छात्र हैं। ये लेखक को लगातार प्रेरणा और हौसला देते रहते हैं कि आगे की पढ़ाई ये BHU में ही करनी है।
रामधन आते हैं जो कि आजमगढ़ के प्रसिद्ध दलित नेता हैं। याद रखना दलित नेता कौन कौन है। देवराज है जो कि ऊपर से लेखक के मित्र बनते हैं, परंतु छल और विद्वेष से लेखक की छात्रवृत्ति में से आधे यानी कि 81 रुपये जो है ये जबरन ले लेते हैं। कौन? देवराज। विजयी पांडे है लेखक की जाति के 128 लोगों के खिलाफ झूठा मुकदमा दायर करने वाला शख्स है, इसलिए विजयी हो गया था, तो इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हो। ठीक है। अरुण कुमार सिंह आते हैं आजमगढ़ के कम्युनिस्ट नेता और विधानसभा सदस्य तेज बहादुर सिंह के नाती और लेखक के घनिष्ठ मित्र आजीवन बने रहे थे। ठीक है। आपका तेज बहादुर अभी आया हुआ था एग्जाम में। कम्युनिस्ट नेता कौन था? ठीक है ना। अभी आगे हम इसको देख लेंगे। ठीक है, तो ये आया हुआ था आपका। मुर्धैया अब देखते हैं भूमिका से, है ना। मुर्धैया हमारे गांव धर्मपुर यानी कि आजमगढ़, तो ये आपका भूमिका में आ गया है, ये धर्मपुर। ठीक है, कि बहुस्थलीय कर्मस्थली थी। चारवाही से लेके हरवाही तक सारे काम वहीं से होकर गुजरते हैं। हमारे गांव की जियोपॉलिटिक्स यानी कि भू राजनीति में दलितों के लिए मुर्धैया एक सामरिक केंद्र जैसी जो थी वो प्रतीत होती थी। ठीक है, ये वही चीज़ें हैं आपकी सारी जो हम पीछे पढ़कर आए हैं। ठीक है, अब इसके जो 7 उपशीर्षक हैं आपको बिल्कुल याद रखने हैं, सातों के सातों इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, सबसे पहले आता है भूतिका परिवार। भूत ही पारिवारिक पृष्ठभूमि, मूर्खता मेरी जन्मजात विरासत थी। ठीक है ना। इसमें ये जो है कथन दिए गए हैं, आप देख लीजिएगा। भूति ही पारिवारिक पृष्ठभूमि, है ना। इसमें यहाँ पे गांव वालों का कहना था कि मेरी दादी ने कोए का मांस खाया है इसलिए वे मरती नहीं है। ये कौन कहते हैं? तुलसीराम जो हैं ये कह रहे हैं। ठीक है, कि लोग ऐसा मानते हैं। ठीक है, संभवतः मेरे माँ बाप की सर्वोच्च आकांक्षाओं की पहुँच मुझे एक सिद्धहस्त मच्छर मरवा के रूप में देखने तक ही सिमट कर रह गई थी। ठीक है ना। तो ये लोग किस देवी की पूजा करते थे, यहाँ पे मैंने हाईलाइट किया है। ठीक है, ये जो थे जो आपके दलित लोग थे ये चमरिया माई और डीह बाबा की पूजा जो थे ये करते थे। ठीक है ना। और आगे चलते हैं, है ना। मैंने आपको बताया था कि सोमर जो थे ये 12 गांव के चमारों के चौधरी जो थे वो चुने गए थे, है ना। यौन संबंधों से जुड़ी युवती के पूरे परिवार को कुजाति घोषित कर दिया जाता था उस समय, है ना। कुजाति का मतलब होता था उसका हुक्का पानी बंद, अर्थात संपूर्ण रूप से 12 गाँवों द्वारा इसका बहिष्कार जो था वो कर दिया जाता था। हमारे गांव में शिव नारायण पंथ की परंपरा में साल में 3 अवसर पर समारोह होते थे जिसमें बड़ी संख्या में चेले उपस्थित होते थे। 3 अवसर कौन थे? ये जो शिव नारायणी पंथ था, ठीक है, ये कितने अवसरों पर मतलब साल में कितने अवसर पर त्यौहार मनाते थे? 3 अवसरों पर। कौन कौन से अवसर थे ये? होली, दिवाली और कृष्ण जन्माष्टमी। ठीक है, कौन कौन से? होली, दिवाली और कृष्ण जन्माष्टमी। ठीक है, तो याद रखिएगा, इसको गद्दी लगाना भी कहा जाता था। किसी शिव नारायण पंथी की मृत्यु हो जाने पर उन्हें हिंदुओं की तरह जो था वो लाश को जलाते नहीं थे, बल्कि शिव नारायण पंथी जो थे ये क्या करते थे? लाश को जो थे दफना देते थे या फिर गंगा नदी में बहा भी देते थे। दूसरा आता है मुर्धैया तथा स्कूली जीवन। ठीक है, जैसन कहत बाड़ा जोगी वैसन बहत बड़े रोगी, बड़ ससतिया सहबा राम जैसन कहत बाड़ा आंधी। ठीक है, तो ये भी आपका रिपीटेड है, ये भी आ चुका है आपके NTA के एग्ज़ाम में। ठीक है, तो इसको भी देख लीजिएगा, है ना। अम्बिका पांडे जो हैं आपकी, ये शादी विवाह से लेकर फसल बोने और काटने तक साहित्य का काम जो थी यही करती थी आपकी अम्बिका पांडे, है ना। आगे आपका जो तीसरा आता है, ठीक है, मैं आपको कुछ मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें ही जो है वो बता रही हूँ यहाँ से, है ना। तो अच्छा, आगे जो आता है अकाल में अंधविश्वास। ठीक है ना। तो ये तमाम दलील लड़कों को रावण की सेना में विभिन्न राक्षसों की भूमिका दी गई थी। हम राक्षस बने, रामलीला में रोज़ मरते रहते थे, तो लड़के रामलीला में कौन सा किरदार निभाते हैं? रावण का। ठीक है, यहाँ से आप इसको देख लीजिएगा, मैंने ये सारा ही अपलोड कर दिया है। ठीक है ना। हेडमास्टर आपको पता है परशुराम सिंह को बोला गया है। आम भाषा में धोबियू नाच कही जाने वाली ये दुनिया की एकमात्र ऐसी नृत्य शैली है जिसमें घंटियों वाले घुंघरू पैर के बदले कमर पर बांधे जाते थे। चौथा आता है आपका मुर्धैया के गीत तथा लोक जीवन। ठीक है ना।
अब यहाँ पे जो आपकी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं कि किस्नू भौजी 2 बच्चों की माँ थी, किंतु उम्र मुश्किल से जो थी वो 22 साल होगी। तो किस्नू भौजी जो थी इसकी उम्र कितनी थी? 22 वर्ष जो थी इसकी उम्र जो है वो बताई गई है। किसकी? आपकी किस्नू भौजी की उम्र जो है वो कितनी है? ये 22 वर्ष जो है किस्नू भौजी की उम्र बताई गई है। ठीक है। आज जब मैं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के एक बड़े सेंटर का प्रोफेसर और अध्यक्ष बन चुका हूँ तो ये सभी कारने में गर्व होता है कि इसके पीछे मेरी प्रेरणा के असली जनक वे 3 गरीब मजदूर थे जिन्होंने मुझे छोटी उम्र में, ये प्रश्न आपका आ चुका है एनटीए के एग्जाम में, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की तरफ खींचने वाले 3 लोग कौन थे? तो ये थे आपके मुन्नर चाचा, ठीक है, दूसरे थे आपके ये डंगरिया कहने वाले सोनम, और तीसरे थे ये जैदी। ठीक है, मुन्नर, सोनम और जैदी, ये 3 लोग थे जिन्होंने जो है तुलसीराम को बचपन में जो था अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की तरफ जो था वो खींच लिया था। सोवियत संघ के समूह खेती वाले, याद रखिएगा, मुन्नर चाचा कहाँ के थे? समूह खेती के। ठीक है, डांगे को डंगरिया कहने वाले सोनई, तथा तीसरे थे दड़ियल जैदी चाचा। ये प्रश्न भी आपका एनटीए के एग्जाम में आया हुआ है। ये ऐसे ही पूरा ऐसे एज इट इज़ जिसको ऐसे ही रखा गया है आपके। ठीक है, कि इस क्षेत्र में स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व तेज बहादुर सिंह नामक एक प्रख्यात कम्युनिस्ट नेता के द्वारा जो था वो किया गया था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कुछ पंक्तियां हैं यहाँ पर, जिसकी कुछ पंक्तियां इस प्रकार है। हरिजन जाति सहे दुख भारी हो, हरिजन जाति सहे दुख भारी, जेकर खेतबा दिन भर जोतली उहल देला गारी हो, दुख भारी हो, हरिजन जाति सहे दुख भारी हो। ठीक है, तो यहाँ पर ये भी आप देख लीजिए। आगे चलते हैं, है ना। आगे है आपका, यहाँ पे एक चीज़ और देख लीजिए, ये मैंने इसको सर्कल करके भी रखा है कि इस कड़ी में बारात प्रस्थान के समय एक खास किस्म का नृत्य किया जाता था। नृत्य का नाम क्या था? दुक्कड़। ठीक है, कौन सा नृत्य किया गया था? दुक्कड़ नृत्य किया जाता है। ये एक शक्तिशाली नृत्य होता था। इसमें सिर्फ 2 कलाकार और एक दफला वादक तथा दूसरा दुक्कड़बाजी नृत्य होता है। इसमें सिर्फ 2 ही कलाकार आते हैं आपके, एक दुक्कड़ और दूसरा जो है ये नाच करने वाला। दूसरा जो है एक होता है दफला वादक और दूसरा दुक्कड़ची जो नाच करता है। ऐसे ही एक नाच हुआ करता था हुड़क। ठीक है, हुड़क की ध्वनि पर कहरुआ, हुड़क डमरू की आकृति वाला, उससे काफ़ी बड़ा वाद्य होता था जिसे कलाकार अपनी बांह के नीचे कांख में दबा लेता था तथा उसे अपने कोहनी से बजाता था। फिर आता है भूतनिया नागिन। ठीक है ना। तो भूतनिया नागिन, इस बीच हमारे गांव में भी एक विचित्र स्थिति पैदा हो गई थी। मेरी माँ बस्ती के किसी भी व्यक्ति से बात करती थी, पिताजी तुरंत उसके साथ जो थे उसे बांध देते थे, है ना। फिर इसी में इन्होंने अपने पिता को एक बार तमाचा भी मार दिया था और वापिस इनको भी हटके पड़ गया था। ठीक है, यहाँ पे जो मेन इम्पॉर्टेंट याद करने वाली चीज़ है कि अगला साल सन 1962 के तीसरे चुनाव वाला साल था। इसकी दस्तक से पहले स्कूल में एक बार विकास प्रदर्शनी लगाई गई। इस बार के सांस्कृतिक कार्यक्रमों में पहली बार एक फिल्म दिखाई गई जिसका नाम था चक्रधारी। ठीक है, तो कौन सी फिल्म दिखाई गई थी? ये दिखाई गई थी चक्रधारी। ठीक है, 1962 में तीसरे दशक के जब चुनाव चले हुए थे, और शीर्षक कौन है? भूतनिया नागिन। ठीक है, इस शीर्षक में इसका जिक्र जो है वो किया गया है। ठीक है, देख लीजिएगा आप, इम्पॉर्टेंट है ये, है ना। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इसको सर्कल भी कर दिया है। ठीक है, आगे देखते हैं। 1 मिनट, कहाँ चला गया? हाँ, ठीक है, तो यहाँ से मैंने इसको इम्पॉर्टेंट जो है इतना आपका जो है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पर इसको जो है वो लिख दिया है, इसको देख लीजिएगा आप, है ना। चलिए आगे चलते हैं। बोला, बाद में बाबा हरिधर दास ने बताया कि स्वामी करपात्री जी देश में रामराज लाने के लिए काम कर रहे हैं। तो देश में रामराज लाने का काम कौन कर रहा था? ये करपात्री जी, है ना। आगे चलते हैं कि कुछ कुल मिलाकर हमारे क्षेत्र में कांग्रेस, कम्युनिस्ट तथा प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का काफ़ी प्रभाव जो था रहा था। तो गाँव में जो था बोला किन पार्टियों का प्रभाव था? कांग्रेस, कम्युनिस्ट और प्रजा सोशलिस्ट पार्टियों का प्रभाव जो था वो देखने को मिला था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे ये भी इम्पॉर्टेंट है आपका, बोला ठीक है कि हमारे स्कूल पर हज़ारों लोगों का मजमा लगा हुआ था, है ना। सुबह से शाम तक चुनाव की सारी प्रक्रियाएं मैं देखता रहा। मतदान बंद होने के बाद मैं अपने पिता तथा माँ के साथ वापस घर आ रहा था। पिताजी ने मुझे बताया कि बाबा
हरदास ने उन्हें 2 रुपये दिए हैं, इसलिए उन्होंने रामराज को वोट दे दिए। तो कितने रुपए दिए थे? 2 रुपये दिए थे। और उन्होंने किसको वोट दिया था? रामराज को वोट जो था वो दे दिया था। 1962 में जब स्कूल खुला तो 9वीं कक्षा का नज़ारा ही कुछ और था। उसमें एक और विषय जुड़ गया था जो कि आपका था रेखा गणित। मैंने वैसे भी सभी हाईलाइट जो है वो पॉइंट किए हैं पहले ही, है ना। आगे देखते हैं। अगला जो आपका आता है, ये आता है चले बुद्ध की राह पर। धर्मदेव मिश्र स्वयं कवि थे, ठीक है। और कवि होने के नाते उन्होंने जो था अपना नाम, उपनाम जो था वो कमलेश रखा हुआ था, है ना। अब कमलेश जी जो थे ये भक्ति साहित्य में कृष्णश्री शाखा के बड़े प्रशंसक एवं अनुयायी माने जाते हैं। इसी बीच स्कूल के पास वाले मंदिर में एक विचित्र साधु आए थे, ठीक है। औरतों की तरह बड़े बड़े बाल थे, किंतु दाढ़ी सफाचट थी, आभूषणों से लदे हुए थे, है ना। आगे देखिए, यहाँ पे मैंने सर्कल किया है। उनकी लंगोटी ने उन्हें आकर्षण का केंद्र बना दिया था। बोला गांव में जो साधु आया था उसके आकर्षण का केंद्र क्या था? उसके आकर्षण का केंद्र उनकी लंगोटी थी, ठीक है। वे राहुल जी की प्रसिद्ध पुस्तक बोल्बो से गंगा का नाम लेकर कहते थे कि इसके अलावा उन्होंने सैकड़ों किताबें जो हैं वो भी लिख दी हैं, ठीक है। बाकी आप पढ़ना चाहें तो मैंने सारा ही इसको अपलोड यहाँ पर कर दिया है, ठीक है। मेन हाईलाइटेड पॉइंट मैंने आपको यहाँ पर बता दिए हैं, ठीक है। भवनोटी का कोई लड़का हाई स्कूल से आगे नहीं पढ़ता। हकीकत ये थी कि भवनोटी का बच्चा उस समय हाई स्कूल पास नहीं कर पाया था, क्योंकि वे फेल होकर जो था वो पढ़ाई छोड़ देता था। अंत में जो आपका आता है, ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ और देख लीजिएगा कि हमारे स्कूल के संस्थापक थे बाबा हरिहर दास, क्षत्रिय थे ये, ठीक है। और वहाँ हिंदी पढ़ाने वाले अध्यापक जो थे ये सुग्रीव सिंह थे, ठीक है, जिन्होंने गोरखपुर विश्वविद्यालय से बीए पास करके जो थे अध्यापक बने थे, वे स्कूल में हिंदी पढ़ाते थे, ठीक है। तो ये भी आपने याद रखना है। यहाँ पे सब कुछ मैंने हाईलाइट पहले ही कर रखा है, ठीक है। शुरू के 6 महीने का खर्च स्वयं उठाना था। अब यहाँ पे क्या बोला है कि सबसे बड़ा संकट ये था कि उन दिनों में जो वजीफा मिलता था वे कम से कम 6 महीने बाद आता था, अतः शुरू के 6 महीने का खर्च आपको स्वयं उठाना होता था। इसी बीच एक बार फिर संकट मोचक के रूप में मेरे सामने वही हिंदी अध्यापक सुग्रीव सिंह आए। उन्होंने मुझे फिर से 30 रुपये दिए और कहा कि आजमगढ़ जाकर पढ़ाई जारी रखना, ठीक है। उस जंगल में मैं जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था, मुर्दैया पीछे छूट रही थी और साथ ही छूट रहे थे इस प्रिय स्थली के अनगिनत यादों के ढेर। गौतम बुद्ध के लिए जो स्थान था आम्रपाली, संभवतः वही थी मेरे लिए नटिनिया। आजमगढ़ में फाका कशी की बात करें, ठीक है, तो यहाँ पर आपका कम्युनिस्ट नेता तेज बहादुर सिंह जो है आपके यहीं पर आते हैं। इम्पॉर्टेंट पात्र हैं, ये पूछे गए हैं आपके, ठीक है ना। बोला सिंह के पास, बोला उस दिन शाम को मामा मेरी हाई स्कूल की मार्कशीट अटेस्ट करवाने के लिए आजमगढ़ के प्रसिद्ध कम्युनिस्ट नेता तेज बहादुर सिंह के पास ले गए, जो उस समय विधान परिषद के सदस्य थे और मातवरगंज में ही रहते थे, ठीक है। तो ये कम्युनिस्ट नेता तेज बहादुर कहाँ रहते थे? ये रहते थे आपके मातवरगंज में, है ना, ठीक है। बोला इस कॉलेज में शीघ्र ही आश्चर्यचकित करने वाली बात ये लगी कि दोपहर के बाद चलने वाली कक्षाओं के अनेक अध्यापक सफ़ेद कमीज पर खाकी पैंट पहनकर आते थे, ठीक है। तो क्या आते थे? सफ़ेद कमीज पर खाकी पैंट पहनकर जो थे आपके आते थे अध्यापक, है ना। ये सभी कॉलेज के प्रांगण में लगने वाली आरएसएस राष्ट्रीय स्वयं सेवा संघ की शाखा में शामिल हो जाते थे। धीरे धीरे पता चलने लगा कि आजमगढ़ का ये डीएवी कॉलेज संपूर्ण रूप से आरएसएस के अधीन आ गया है ना। बाकी यहाँ सारे जो हैं मैंने पॉइंट हाईलाइट आपके करके रखे हैं ऑलरेडी, ठीक है। तो बस यही था आपका, है ना। एक और देख लो साथ में ही कि इस तरह अम्बेडकर हॉस्टल के मैस का ढुक्कू की पकौड़ी की दुकान के बीच जूझते हुए आजमगढ़ की मेरी अनगिनत रातें फाका कशी में गुजरती थी। अब धीरे धीरे समझ में आने लगा कि ये घर से भागा हर व्यक्ति बुद्ध नहीं बन सकता। गृह त्याग के बाद चमत्कारी शक्ति के पाने के लिए ब्राह्मणों के चक्कर में बुद्ध भी भूखे रहकर शमशान में साधना करने लगे थे, किंतु जब चमत्कार नहीं मिला तो उन्होंने कह दिया कि बिना भोजन के दिमाग काम नहीं करता। उस समय मेरे लिए भोजन मिल जाना भी चमत्कार से आगे नहीं था, ठीक है। तो यहीं पर आपका मुर्दैया ख़त्म होता है। मैंने सारी ही पीडीएफ को डाउनलोड कर दिया है यहाँ पर, ठीक है। अब आप चाहें तो इसको देख सकते हैं, है ना। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।